छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता है बलरामपुर, और इसी बलरामपुर में एक गांव पड़ता है दहेजवार। और इसी दहेजवार की ये खौफनाक कहानी भी शुरू होती है, क्योंकि आज दहेजवार के एक निवासी होते हैं रामनाथ, और रामनाथ अपनी धान की खेतों में धान को देखने के लिए जाते हैं कि आखिर धान उनका कटने लायक हो गया कि नहीं हुआ, कहीं वो कच्चा है या पूरी तरीके से पक चुका है। और यही देखने के लिए वो अपने घर से निकलते हैं, और जैसे ही आज खेत में जाते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा अंदर घुसकर टहल कर देखा जाए कि आखिर इस खेत के चारों तरफ की स्थिति क्या है। और इसी वो अच्छी तरीके से जानने के लिए धीरे धीरे खेत में अंदर घुसते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो खेत में थोड़ा सा अंदर घुसते हैं और उनका पैर जमीन पर पड़ता है, यानी खेत के जमीन पर मेड़ियों के बगल में पड़ता है, तो उनके पैर में कुछ गड़ता है। और जैसे ही वो गड़ता है वो धान की बालियों को हटाकर देखते हैं तो सामने एक कंकाल नजर आता है। अब इसी तरीके से वो जब धान की बालियों को हटाते हुए और अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक और कंकाल नजर आता है। और थोड़ी जब वो और अंदर जाते हैं तो कुछ बिखरे हुए, कहीं पर हाथ की पसलियां, कहीं पर पैरों की पसलियां, कहीं पर ये सर का ऊपरी सिरा, इस तरीके से कई कंकाल बिछड़े हुए होती हैं। और जैसे ही धीरे धीरे वो अंदर जाकर ये सब देखते हैं तो तुरंत वहां से चीखते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए वापस गांव में आते हैं, और गांव में लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरे खेत में पता नहीं कहां से बहुत सारे कंकाल आ गए हैं। अब ये सुनने के बाद गांव वाले भी बेहद हैरत में पड़ जाते हैं कि तुम्हारे खेत में आखिर कंकाल कैसे आ गया, वो भी आदमी का। अब गांव वाले के कुछ संभ्रांत लोग और सारे गांव वाले मिलकर उस खेत में जाते हैं और उसे हटा कर देखते हैं तो वाकई में पूरे गांव वालों को कंकाल दिखता है। और गांव वाले मिलकर तुरंत उस जगह की पुलिस से संपर्क करते हैं, और ये पूरा मामला थाने पर संपर्क किया जाता है। और थाने पर कोतवाली के जो कोतवाल होते हैं उनको ये सारा मामला बताया जाता है कि इस तरीके से गांव के एक खेत में बहुत सारे कंकाल मिल रहे हैं। अब समझ में नहीं आता है कोतवाल साहब को भी कि ये क्या हो रहा है, और अभी तक इस पूरे खेत में 3 कंकाल दिख चुके हैं। आनन फानन में कोतवाल साहब तुरंत इस बात की जानकारी अपने जिले के एसपी को देते हैं, और वो एसएसपी साहब भी तुरंत इस पूरे मामले में तैयारी बनाते हैं और भारी पुलिस बल के साथ इसी गांव में जाने की तैयारी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा। जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक, खतरनाक, क्योंकि अगर आप भी अपने परिवार पर नहीं देते हैं ध्यान तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये पूरी कहानी एक पारिवारिक कहानी है जो यकीन मानिए सिर्फ पैसों के चक्कर में अपने परिवार पर ध्यान न देने की वजह से पूरा का पूरा परिवार ही महज एक झटके में मिट जाता है। और क्यों और कौन सी ऐसी जरूरत थी जिसकी वजह से माँ बेटी दोनों को इश्क हो जाता है, वो भी एक साथ। ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधे अब कहानी पर ही आते हैं। अब दिन होता है 15 नवंबर सुबह के तकरीबन 8:30 बजे, जब रामनाथ ने ये सब चीज देखा। और 12 बजते बजते पुलिस के आला अधिकारी यानी एसएसपी महोदय खुद उस खेत में पहुंचते हैं, और इस खेत के तकरीबन 70 से 80 फीट तक पूरी तरीके से जांच पड़ताल किया जाता है। तो बहुत सारे जो हड्डियों के ढेर मिलते हैं उसे जोड़कर ये अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें 2 महिला और एक छोटी बच्ची का ये कंकाल है। अब ये पूरा अंदाजा लगाने के बाद इस कंकाल की एक वीडियो बनाई जाती है, और उसके आसपास मिले कपड़ों की वीडियो बनाई जाती है, और पुलिस इस पूरे वीडियो को सर्कुलर करना शुरू करती है, चारों तरफ फैलाती है कि तभी अचानक तकरीबन इस जगह से 80 किलोमीटर दूर एक थाने से एक फोन आता है, और बताया जाता है कि महोदय, ठीक इसी तरीके के 3 लोगों की गायब होने की सूचना 4 अक्टूबर 2024 को एक एफआईआर के थ्रू यहाँ दर्ज कराया जाता है। और वो पूरा मामला दर्ज होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट में पूरी जांच पड़ताल होती है, लेकिन उस महिला का कहीं कोई पता नहीं चलता है। वो महिला होती है, उसकी एक बेटी होती है और इसका एक छोटा सा बच्चा होता है, जिसमें महिला का नाम
कौशल्या बताया जाता है, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल होती है, और जो उसकी बेटी होती है उसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल होती है, और एक बेटा जो होता है उसका नाम मिंटू बताया जाता है, जिसकी उम्र तकरीबन 6 सालों के आसपास होती है। अब जब पुलिस वाले ये सवाल करते हैं कि आखिर इन लोगों की जिसने FIR दर्ज कराया था वो कौन है, तो उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम है सूरज देवा, और सूरज देवा के ही परिवार के 3 लोग गायब होते हैं। आनन फानन में इस जगह की पुलिस उससे संपर्क करती है और उसके परिवार सहित सबको इस जगह पर बुला लेती है। पूरा परिवार इस जगह पर आ जाता है। अब जैसे ही सूरज देव उस साड़ी को देखता है, अपनी बेटी को पहने हुए लैगी को देखता है और अपने बच्चे के कपड़े को देखता है, तो इतनी बेदर्द तरीके से चीख कर चिल्ला कर वो रोने लगता है कि यकीन मानिए दोस्तों, आसपास खड़े गांव वाले सहित पुलिस वालों तक की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा पूरा परिवार एक साथ मिट गया और जरा सी मेरी गलती की वजह से आज मैं अपने पूरे परिवार को बचा नहीं पाया, और अब मैं अपने परिवार को कभी दोबारा खड़ा नहीं कर पाऊंगा। इसी तरीके की वो दहाड़े मार मार कर वो रोने लगता है। लेकिन इसे देखकर पूरे गांव वाले भी मानो ऐसा लगता था कि अभी रो देंगे। और अब पुलिस देर नहीं करती है, इन पूरे कंकालों को लेती है और DNA सैंपलिंग के लिए भेजती है। और इधर सूरज देव रोते रोते SSP साहब से कहता है कि साहब, अगर थानेदार साहब मेरी उस समय पर सुन लिए होते हैं तो शायद मेरा परिवार आज जिंदा होता। और पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है, जिसकी वजह से मेरे परिवार की कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचे, नहीं तो आज मेरी बेटी से लेकर मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी जिंदा बचती। तब SSP साहब पूछते हैं कि उस कोतवाल का क्या नाम है, तो बताया जाता है जितेंद्र जायसवाल ही थाने के SHO होते हैं। और जब मैंने उनसे अपनी पूरी व्यथा सुनाई तो उन्होंने कहा कि घबराओ मत, कहीं नाराज होकर गई होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन इस बार मामला सीधे SSP साहब के हाथों में था, तो उन्होंने इस महिला का CDR निकलवाया और एक एक नंबरों पर बातचीत करना शुरू किया। और इसी दरमियान जो उस समय के तत्कालीन SHO जितेंद्र जायसवाल होते हैं, इन्हें तुरंत लाइन हाजिर किया जाता है। और इस पूरे मामले की जानकारी को जांच करने के लिए एक और SHO होते हैं संतलाल, उनको पूरी जिम्मेदारी दी जाती है और वो इस पूरे मामले का जांच करते हैं। आखिरकार जैसे ही इस CDR में कॉल करना शुरू किया जाता है, तो एक नंबर होता है जो झारखंड की बरडीहा की एक व्यक्ति का होता है, जिसका नाम होता है मुख्तार। और मुख्तार से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो काफ़ी आगे पीछे करता है और वो सीधे मना कर देता है कि मैं तो ऐसी किसी महिला को जानता ही नहीं हूँ। लेकिन इससे पुलिस को शक होता है, क्योंकि इस नंबर पर कौशल्या की लगातार बातचीत होती रहती थी और अब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं उसे जानता ही नहीं। तो पुलिस वाले शक के बिना पर किसी तरीके से सीधे संपर्क करते हैं इस आदमी से, और इसे जब पकड़ करके 19 नवंबर 2024 को थाने लेकर आते हैं, तब इससे जब कड़ाई से पूछताछ पुलिस अपने अंदाज में करती है, तो ये आखिरकार टूट जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही कौशल्या, उसकी बेटी मुस्कान और उसके बेटे पिंटू, तीनों को मारा है। लेकिन पुलिस को यहाँ भी एक शक होता है कि एक व्यक्ति 3 लोगों का कत्ल एक साथ कैसे कर सकता है, ये तो संभव नहीं है। आखिरकार जब पुलिस और अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो जो घटना निकल कर सामने आती है, यकीन मानिए उसे सुनने के बाद आप भी बेहद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि कौशल्या जो होती है वो तंत्र मंत्र में काफ़ी विश्वास रखती है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो मुख्तार होता है वो तंत्र मंत्रों का अपने आप को ज्ञाता बताता है, और इसी के पास कौशल्या आती रहती है। वो कुछ अपने जीवन की चीज़ों को अर्जित करना चाहती है, जिसकी वजह से आना जाना लगातार चालू रहता है। और इसी दरमियान मुख्तार को कौशल्या से इश्क हो जाता है। फिर दोनों इश्क में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपने भाई के साथ कभी कभी मुख्तार का एक और भाई होता है जिसका नाम आरिफ होता है, वो भी चलाया करता था, जो बगल में ही
ठेकेदारी का काम किया करता था और अच्छा खासा पैसे कमाता था। उधर माँ बाप की तबीयत खराब होने के कारण आरिफ घर पर नहीं जाता था। मेहनत पूरी तरीके से ठेकेदारी में कर घर पर पैसे भेजता था, लेकिन जैसे ही वो अपने भाई के साथ कौशल्या के घर पर आता है और उसकी एक बेटी होती है मुस्कान उसे देखता है तो मानो उसके प्यार में पागल हो जाता है। इधर माँ की बड़े भाई के साथ चक्कर चल रहा होता है तो उधर बेटी की छोटे भाई के साथ चक्कर चलने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं कि जैसे मानो कि पति पत्नी साथ में रह रहे हों। और इन सब बातों से सूरज देव बिल्कुल बेखबर रहता है। उसे नहीं पता रहता है कि उसके घर में ये चीज़ें हो रही हैं। और एक दिन कौशल्या से जो मुख्तार होता है वो पूछता है, और एक दिन 26 सितंबर 2024 को कौशल्या से मुख्तार पूछता है कि चलो हम तुम्हें कहीं घूमने ले जाते हैं और वहाँ बहुत मज़ा आएगा और चंदा से लेकर बलरामपुर के बीच में कहीं रात गुजारी जाएगी। इसी पर घर पर चूंकि लड़की मुस्कान अकेली रहती है और बच्चा, तो उससे भी पूछा जाता है। फिर बच्चे भी तैयार हो जाते हैं और सारे लोग जाते हैं कि तभी रास्ते में जो आरिफ होता है वो मिल जाता है और वो कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब कुल माँ बेटी और एक बच्चा और तो ये लोग पांचों लोग निकल जाते हैं वहाँ से। फिर एक जगह ये लोग एक घर में आराम करते हैं और वहीं आरिफ जो होता है वो मुस्कान से शादी करने की जिद करने लगता है, जिस पर मुस्कान साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जैसे ही मुस्कान सोने जाती है तो आरिफ को इस बात का इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो चाकू निकालता है और मुस्कान की पीठ में कई बार चाकू मार देता है, जिसकी वजह से मुस्कान वहाँ चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है। और ऐसा होते देख माँ का कलेजा कैसे रुक जाता और माँ यानी कौशल्या उठकर उसे बचाने के लिए बढ़ती है कि उसी दरमियान पीछे रखी एक टांगी उठाकर मुख्तार उसके सर पर मार देता है, जिससे उसकी भी वहीं तड़पड़ाकर गिर जाती है। अब इधर दोनों लोग तड़प रहे होते हैं कि तभी वो बच्चा भी जग जाता है और आखिरकार ये दोनों दरिंदे मिलकर उसे भी मार देते हैं। यानी अब तीनों लोगों की मौत हो जाती है। फिर इन दोनों लोगों ने मिलकर उसी बलरामपुर के देहजवार गांव में रामनाथ के धान के खेत में फेंक दिया। और जिसके बाद रामनाथ जब वहाँ टहलने जाते हैं तो वो इस तरीके से मिलती है ये डेड बॉडी की कंकाल। और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। फिर पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज करने के बाद इन दोनों को जेल भेज देती है। एक जो आरिफ होता है वो मुंबई भाग गया होता है और दूसरा मुख्तार गांव पर रहता है। पुलिस दोनों लोगों को ट्रेस करती है, थाने लेकर आती है, हर चीज़ से सेटिस्फाई होती है, फिर इन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों, पैसे कमाने के चक्कर में सूरजदेव ने अपने पूरे परिवार की ऐसी तैसी करा दी। अब यकीन मानिए दोस्तों, चाहे वो कितना पैसा कमा लेगा, लेकिन ना मुस्कान वापस आएगी, ना कौशल्या वापस आएगी और ना ही उसका 5 साल का बेटा पिंटू वापस आएगा। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म की बेहद ही दर्दनाक कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।